जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने दोनों लेक्चर्स की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, या फिर आप किनारे आई टैब पर क्लिक करके वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, आज की कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही बात कहनी है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर हेडिंग भी पड़ी हुई है अभी, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें आपका था सेंट्रॉयड, है ना। सेंट्रॉयड के बाद आपका सर्कम सेंटर था, इन सेंटर था, एक्स सर्किल था, उसके बाद में आपका आर्थो सेंटर था। तो उनसे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें छूट गई थी। मैंने कहा था कि इसको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, तो आइए उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने पहले ही लिख के रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप समझिएगा, ये आपके लिए नोट पॉइंट है ना, ये नोट पॉइंट है। क्या है देखते हैं वन बाय वन करके। पहला कह रहा है कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है तो क्या करना है। अगर आप उसका आर्थो सेंटर निकालने जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फॉर्म। मतलब अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है तो उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र जो होगा, वो वही पॉइंट होगा जिस पर 90 अंश का कोण बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, ये आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है ना, ये कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। ठीक है, यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस ट्रायंगल के लिए आर्थो सेंटर, लंब केंद्र क्या होगा, ये वाला निर्देशांक होगा जहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है। अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, मान लो x, y है, तो यही क्या होगा, इसका आर्थो सेंटर होगा। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया गया तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका आर्थो सेंटर जो होता है वही पॉइंट होता है, वही वर्टेक्स होता है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट हो गई, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। कह रहा है कि फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया हो तो उसके लिए क्या करना है। सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और कॉन्साइड। मतलब ये कि आपका जो केंद्रक है, लंब केंद्र है, अंतः केंद्र है, परि केंद्र है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कॉन्साइड होने का मतलब एक के ऊपर एक, मतलब एक ही पॉइंट होगा जिस पर सेंट्रॉयड भी होगा, आर्थो सेंटर भी होगा, इन सेंटर भी होगा और सर्कम सेंटर भी होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो एक ही बिंदु पर सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। मतलब वही बिंदु सेंट्रॉयड होगा, वही बिंदु सर्कम सेंटर होगा, वही इन सेंटर होगा, वही आर्थो सेंटर होगा। तो ये किसके लिए है, समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, होता यह है कि मान लो कोई समकोण त्रिभुज हमको दे दिया, अब हमने आपको बताया था कि आर्थो सेंटर कैसे निकाला जाता है। आप लग गए मेहनत करने में, मजदूरी करने में, है ना, तो वहां पर आपका टाइम खराब होता है। ये पॉइंट्स अगर आपको याद है तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कह रहा है कि फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके लिए क्या होगा, सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर लाइज ऑन द सेम लाइन। मतलब यह है, मान लो कि ये आपको एक ट्रायंगल दिया गया ABC। ठीक है, ABC, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो ये आइसोसेलेस हो गया, समद्विबाहु हो गया। तो कह रहा है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका जो केंद्रक होगा, लंब केंद्र होगा, अंतः केंद्र होगा और परि केंद्र होगा, वो सभी के सभी एक ही लाइन पर पड़ेंगे। मान लो कि एक लाइन ऐसे है तो इसी लाइन पर आपका सेंट्रॉयड होगा, इसी लाइन पर आर्थो सेंटर होगा, इसी लाइन पर इन सेंटर होगा, इसी लाइन पर सर्कम सेंटर होगा। एक ही लाइन पर सभी के सभी मिलने वाले हैं आपको। वो लाइन ये भी हो सकती है, वो लाइन ये भी हो सकती है, वो लाइन ये भी हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं कि सारे के सारे पॉइंट आपको क्या होंगे, एक ही रेखा पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की बात करें, कह रहा है कि आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, समरेखीय होना। समरेखीय होने का क्या मतलब है, भाई एक ही रेखा पर सब मिलेंगे। आपने कोलिनियर के बारे में बात, आप कोलिनियर को समझ रहे होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा, ये अगर एक ही रेखा पर सारे के सारे मिलेंगे तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर। ये है क्या, एक्चुअली में ये पॉइंट्स हैं।
अगर आप इनको लेकर मान लो कि ये आपका आर्थो सेंटर है ना, ये आपका सेंट्रॉयड है और ये आपका सर्कम सेंटर है ना, ये तीनों की तीनों अगर कोलिनियर है तो इनको मिलाकर अगर आप कोई ट्रायंगल बनाओगे, कोई त्रिभुज बनाओगे तो उसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। भाई हम लोग यही जानते हैं ना कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स हमको दिए गए हैं तो उनसे कोई भी त्रिभुज हम नहीं बना सकते। त्रिभुज बनाने के लिए क्या जरूरी है, 3 भुजाओं का। यहां तो एक ही भुजा पर सारे के सारे पड़े हुए हैं, है ना, एक ही रेखा पर पड़े हुए हैं। भाई त्रिभुज बनने के लिए 3 रेखाओं की जरूरत है। यहां पर तो एक ही रेखा है और एक ही रेखा से त्रिभुज बनेगा नहीं, मतलब एक ही रेखा पर अगर सारे के सारे पॉइंट्स हैं तो उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आर्थो सेंटर, सेंट्रायड और सर्कम सेंटर ये हमेशा क्या होंगे, एक ही रेखा पर आपको मिलेंगे, हमेशा एक ही रेखा पर मिलेंगे, कोई ऐसा भी त्रिभुज दिया गया हो आपको। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एंड सेंट्रायड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग आर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। ये क्या है, जो आपका सेंट्रायड यानी केंद्रक होता है वो क्या करता है, वो आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के अनुपात में बांटता है। देखो ये सेंट्रायड हो गया, ये आपका आर्थो सेंटर हो गया, ये आपका सर्कम सेंटर हो गया। तो केंद्रक क्या करेगा, भाई पहली बात तो हमने ये सीखा कि आर्थो सेंटर, सेंट्रायड और सर्कम सेंटर ये तीनों क्या होते हैं, कोलिनियर, मतलब एक ही रेखा पर होंगे। दूसरी बात हमको ये जाननी है कि जो सेंट्रायड होता है वो क्या करता है, आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के अनुपात में बांटता है। बात आई समझ में। तो ये चौथी पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो आपके ट्रायंगल पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। 5 पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उनसे रिलेटेड कुछ बातें रह गई थी जो इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़े ही काम की बातें हैं ये। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल के बारे में यानी चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, है ना। तो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज के गुणों के बारे में बात करेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। सबसे पहले नंबर पर हम लोग रखेंगे पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज, है ना। ये क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, मान लो कि ये आपके पास ये चतुर्भुज है, ए बी सी डी, है ना, और ये इसके विकर्ण हो गए। ठीक है, ये इसके विकर्ण हो गए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी समानांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके जो आमने सामने की भुजाएं होती ये और ये आपस में बराबर होंगी। ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर डी सी होगा, है ना। इसके बाद ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है, मतलब एंड ए डी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी सी के। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि बी डी कभी भी ए सी के बराबर नहीं होता है। बी डी जो होता है वो ए सी के बराबर नहीं होता है, लेकिन बट मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर सेम। जो विकर्ण है आपके पास बी डी और ए सी, इनका जो मध्य बिंदु होता है यानी कि ये क्या होगा, दोनों का सेम होता है। चाहे आप इस वाले का मिड पॉइंट निकालें चाहे इस वाले का मिड पॉइंट निकालें, वो क्या आएगा, वो बराबर आएगा। आई बात समझ में। एक बात और, यहां पर जो इनके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को काटते हैं, मान लो इस एंगल को थीटा, तो यहां पर एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि ये थीटा कभी भी π/2 यानी कि 90 डिग्री नहीं होता है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कभी भी 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समानांतर चतुर्भुज दिया गया है तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन दोनों विकर्णों का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, वो सेम होता है। और ये दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई पैरेललोग्राम की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग रखते हैं रेक्टेंगल को।
रेक्टेंगल मतलब आयत, है ना। तो आयत के बारे में आप लोग जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। ये हो गया आयत ABCD, ठीक है। तो आयत के बारे में क्या जानते हैं आप भाई? पहला कंडीशन तो ये होता है कि AB जो होगा वो DC के बराबर होता है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और आपका जो AD होता है वो BC के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से इनके विकर्ण को खींच दें तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंड आपका जो डायगोनल्स आपके रेक्टेंगल के होते हैं BD और AC, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और यहां से हम बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर सेम। जो विकर्ण हैं, विकर्ण के जो मध्य बिंदु होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना। तो थोड़ा विकर्ण इधर उधर हो गए हैं, लेकिन उसको आप समझिएगा, है ना। तो आयत के बारे में आपने क्या देखा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण भी बराबर होंगे, इनका मध्य बिंदु जो होता है विकर्णों का वो भी क्या होता है? सेम होता है। और अगर यहां पर हम बात करें, दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो यहां पर मान लो कोण बन रहा है थीटा, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो थीटा होता है वो 90 डिग्री नहीं बनेगा। थीटा जो होगा वो 90 डिग्री नहीं बनेगा, 90 डिग्री नहीं बनता है। जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो हाँ 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये बात होगी रेक्टेंगल की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपका आता है रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं, है ना। और इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी स्क्वायर से यानी वर्ग से मिलती हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, है ना। मतलब हम वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पास काफी कुछ प्रॉपर्टी जो होती हैं वो वर्ग के जैसी होती हैं, ठीक है। ये क्या है? देखो, मान लो कि आपने ये बना दिया, ये रोम्बस आपने बना दिया, ठीक है। तो रोम्बस की खास बात ये होती है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन निकल के आया कि भाई AB जो होता है वो BC के बराबर होगा, BC जो होगा वो CD के बराबर होगा, और CD जो होगा वो DA के बराबर होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये निकल के आती है कि जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर सेम। जो इनका मध्य बिंदु होता है, यानी ये क्या होता है? एक जैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात हमें ये जाननी है कि इनके जो विकर्ण होते हैं ना, BD और AC, ये बराबर नहीं होते हैं। मतलब इनकी लंबाई जो है वो बराबर नहीं होती है, विकर्ण इनके बराबर नहीं होते हैं। और चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो यहां पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो अभी तक जितने हम लोगों ने, चाहे पैरेललोग्राम की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, उनके विकर्ण जब एक दूसरे को काटते थे तो वहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता था। लेकिन यहां पर रोम्बस में, समचतुर्भुज में क्या होता है? जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये बातें आपको रोम्बस के लिए याद रखनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथे नंबर पर हम लोग रखेंगे स्क्वायर को। स्क्वायर मतलब वर्ग, है ना। तो इसके बारे में तो काफी कुछ आप जानते हैं। मान लो ये ABCD है, एक स्क्वायर है, ये हो गए इसके डायगोनल, ठीक है। तो वर्ग के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि भाई इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये तो रोम्बस में भी था, है ना। इनके जो डायगोनल्स होते हैं AC और BD, ये भी आपस में बराबर होते हैं। और ये रोम्बस में नहीं था, रोम्बस में विकर्ण बराबर नहीं थे, ठीक है। तीसरी पॉइंट मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स
आर सेम, मतलब विकर्णों का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, समान होता है। साथ ही साथ जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, जो थीटा बनता है यानी जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, वो क्या बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि विकर्ण के जो वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ऐसे ही आयत में भी होता है, आयत में भी चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां पर आप चाहें तो पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। आप यहां से देखें तो ए बी सी एक आपको त्रिभुज दिखेगा और एक ए डी सी दिखेगा, यहां भी 90 यहां भी 90, तो यहां पर आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई स्क्वायर के बारे में। और जो चतुर्भुजों की हमारे सामने बात की जाती है वो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई घूम फिर के आता है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे उनके एरियाज के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है ना भाई, एरिया निकालने का फार्मूला तो आप बेसिक जानते हैं, है ना। एक तो ये होता है हीरोन्स फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। यहाँ पर ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एस क्या है, परिमाप है, और इस एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी, यानी एस की वैल्यू हो जाती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ परिमाप निकाल लेंगे और भुजा हमको दी रहेंगी तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो आप कैसे निकालोगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्पेशली अगर हम बात करें एरिया की, यहीं पर लिख देता हूँ। अगर एरिया की बात करें तो ये तो फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी होता है। ये कहाँ पर लगता है, ये जब हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहा है यानी समकोण त्रिभुज दिया रहता है तो यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई गुणे आधार, और यहाँ पर 1/2 से गुणा कर देते हैं तो हमें एरिया मिल जाता है। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ लगता है, ये समकोण त्रिभुज बनाकर हम लोग लगाते हैं। अगर समकोण त्रिभुज दिया तो वहां पर ये लगा देंगे, और ये सभी त्रिभुजों के लिए लागू होता है बशर्ते आपको क्या दिया हो, तीनों भुजाएं दी गई हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इक्विलैटरल के बारे में बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल के यानी समबाहु के लिए बात करें तो उसका एरिया क्या होता है, समबाहु का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब क्या, उसका साइड। मान लो ये ट्रायंगल आपको दिया गया है, समबाहु है ए बी सी, भुजाएं इसकी क्या है ए ए ए, तो आप इस फार्मूले पे रख दोगे तो आपको उसका एरिया मिल जाएगा। दूसरा इसी में होता है, क्या होता है, दूसरा इसी में होता है इफ परपेंडिकुलर लेंथ इज P, देन एरिया P²/√3 होता है। मतलब ये तो हो गया नॉर्मली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये भी समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल होता है। बस इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपको क्या दिया गया हो, इसका हाइट दिया गया हो, ये वाला अगर दिया गया है, मान लो P है ये, है ना। अगर आपने ये वाली भुजा निकाल ली, इसकी ऊंचाई अगर आपने निकाल लिया है परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या बोला, परपेंडिकुलर लेंथ, यानी अगर आपने इस शीर्ष से यहाँ पर लंब डाल दिया, या यहाँ से लंब डाल दिया, या यहाँ से लंब डाल दिया, अगर इसकी हाइट आपको पता है तो बस इस फार्मूले में रखो P²/√3, आपको एरिया मिल जाएगा किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो ये तो बातें हो गई समबाहु त्रिभुज के बारे में। स्पेशली ये हम लोग कहाँ लगाते हैं, समकोण त्रिभुज पर लगाते हैं, और ये सभी त्रिभुजों पर लगता है जहाँ पर हमको भुजाएं दी गई हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हों, यानी ए बी सी कोई भी त्रिभुज है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, इसका मान लो x2 y2 है, इसका मान लो x3 y3 है, तब आप इसका एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, तो एरिया निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। एक तो ये है कि आप चाहो तो डिटर्मिनेंट बना लो, सारणिक बना लो, x1 x2 x3। क्या करना है, x वाले कोऑर्डिनेट को एक लाइन में लिखना है, फिर y1 y2 y3 को लिखना है, और फिर लास्ट वाली जो रो बचती है उसको 1 1 1 कर देंगे। मतलब 3x3 का एक डिटर्मिनेंट यानी सारणिक बनाएंगे, और इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है 1/2 आगे रहेगा, x1
है ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो यहाँ से प्रसार भी कर सकते हो। जब इस x1 की बात करोगे तो ये बंद y2 माइनस y3 हो जाएगा, फिर प्लस लगाओगे, x2 की बात कर रहे हो, ये बंद, है ना, तो क्या होगा y3 माइनस y1 हो जाएगा, और फिर प्लस लगाओगे, x3 की बात करोगे, ये बंद, क्या होगा y1 माइनस y2। ठीक है, तो आप चाहो तो इनके निर्देशांकों को लेकर ऐसा एक स्टार्डिक बना लो, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को यहाँ रखो, वाई को यहाँ रखो, और लास्ट में 1 1 1 कर दो, इसको सॉल्व कर लो, या इस वाले फार्मूले को याद रखो। ठीक है, अभी आपको एक मेथड और मैं बताऊंगा, चाहे वो त्रिभुज दिया हो, चतुर्भुज दिया हो, पंचभुज दिया हो, खष्टभुज दिया हो, कैसा भी आपको दिया गया हो, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी बहुभुज हो, तो वहां पर आप उस तरीके को लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल दिया है, अगर आपको उसके वर्टेक्स दिए गए हैं, वर्टेक्स दिए गए हैं, तो आप इस फार्मूले को लगाओगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया कैसे निकालोगे, अगर उसके शीर्ष दिए गए हैं तो आप कैसे निकालोगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसी में एक चीज और है कि अगर आपको जो उसके शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं वो कार्टेशियन में नहीं एक्स वाई में ना होकर आर और थीटा में हो, तब आप कैसे निकालोगे। देखो, फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग कैसे करेंगे। देखो, मान लो कि एक शीर्ष है, उसका कोऑर्डिनेट r1 थीटा 1 है, दूसरा है उसका r2 थीटा 2 है, और तीसरा है आपका उसका r3 थीटा 3 है। एक चाहो तो आप यहाँ पर ऐसे बना भी सकते हो ABC, है ना, ये आपका r1 थीटा 1 है, ये आपका r2 थीटा 2 है, ये आपका r3 थीटा 3 है। तब इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर जो इसके शीर्ष के निर्देशांक हैं वो पोलर में दिए गए हों, कार्टेशियन में ना देके पोलर में दिए गए हों, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो समझिएगा कैसे निकालेंगे। एरिया को ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, 1/2 लगा दीजिएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर आप इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों की, तो कैसे करेंगे। देखो, r1 इंटू r2, इस r1 और r2 का मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे साइन, और फिर क्या करेंगे, इस वाले एंगल में से इसको माइनस कर देंगे, यानी थीटा 2 माइनस थीटा 1, फिर लगाएंगे प्लस। अब r1 r2 हो गया, इसकी बात हमने कर ली। अब इसकी बात कर लेते हैं, है ना भाई, इस वाले की और इस वाले की बात करेंगे, तो क्या होगा, r2 और r3, फिर लिखेंगे साइन। क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इस वाले में से इस वाले को घटाया था भाई, लास्ट वाले में से पहले वाले को घटाया था। अब इसमें क्या करेंगे, थीटा 3 माइनस थीटा 2 करेंगे। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस। अब इस वाले की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा, r1 r3, फिर लिखेंगे साइन, और अब की बार क्या करेंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 3, है ना, इस वाले की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये होता है पोलर फॉर्म में। अगर आपको त्रिभुज के निर्देशांक पोलर में दिए गए हैं, तब आप इस वाले फार्मूले से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, कभी कभी पूछ लेता है, इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल is rational number, then triangle cannot be equilateral। ये कभी कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और वो क्या आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए, परिमेय मतलब भिन्न में आ जाए, भिन्न का मतलब दशमलव में आ जाए। किसी भी त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे और उसका क्षेत्रफल परिमेय संख्या आती है, मतलब जो भी आएगा वैल्यू डेसिमल में आएगा, तो वो त्रिभुज कभी भी समबाहु नहीं हो सकता। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी दशमलव में या परिमेय संख्या यानी भिन्न में नहीं आता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए
तो ये बात हो गई एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। मैं आशा करता हूं कि ये बातें आप समझ गए होंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई चतुर्भुज आपको दिया गया है। एक तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो आप जानते ही हैं, है ना, ये तो आप जानते ही हैं। हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि एक चतुर्भुज आपको दिया गया ए बी सी डी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसका है x2 y2, इसका है x3 y3 और इसका है x4 y4, ठीक है ना। तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो भाई, चतुर्भुज के एरिया को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। क्या लिखेंगे, पहले तो आप आगे 1/2 लगा दीजिएगा, ठीक है। 1/2 लगा दिया। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, एक पैटर्न पे आपको चलना है। x1 y2 माइनस y1 x2। क्या किया, x1 को y2 के साथ लिया, तो यहाँ x1 y2 हुआ, फिर यही पलट के अब की बार y1 x2 हो जाएगा और बीच में माइनस कर देंगे, फिर प्लस x2 y3 माइनस y2 x3, फिर प्लस x2 तक हो गया, अब की बार x3 y4 माइनस y3 x4 y3 x4 और फिर प्लस लगाएंगे अब की बार। इसके बाद क्या करेंगे, x4 y1 माइनस y4 x1। ये हो जाएगा आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर चतुर्भुज के चारों शीर्ष आपको दिए गए हों, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसी भी चतुर्भुज की। कोई भी चतुर्भुज आपको दिया गया है, उसके चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, है ना, इफ अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल आर x1 y1 and x2 y2, then area of rectangle। क्या बोला मैंने कि अगर किसी भी आयत के दो विपरीत शीर्ष दिए गए हैं, तब उसका एरिया आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, y2 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। इसको मॉड में लगा देंगे, क्यों, क्योंकि एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया। ये मैंने कैसे बोला, देखो, अगर आपके सामने कोई आयत ऐसे दिया गया है, ऐसे, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर इसका एरिया, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका है x2 y2, भाई अपोजिट यही दोनों होंगे। तो अगर किसी भी आयत के दो अपोजिट शीर्ष दिए गए हैं, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, y2 में से y1 को घटा देना, इंटू x2 में से x1 को घटा देना, जो भी आएगा उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना, निगेटिव आता है तो पॉजिटिव कर देना, वही उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इफ अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर और मान लो ये x1 y1 है एंड b मान लो, c मान लो, है ना, c है आपका x2 y2, देन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा भाई, तब एरिया क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 1/2 AC स्क्वायर कर देना है। मतलब समझो, यहीं पर समझ लो कि अगर यही आपको एक वर्ग दिया गया है और वर्ग में क्या है, अपोजिट यानी
विपरीत शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, 1/2 लगाना है और यहां से यहां इस वाली डिस्टेंस को निकाल लेना, AC निकाल लेना। AC कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, निकल आएगा और उसका स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, स्क्वायर के क्षेत्रफल की, अगर उसके दो विपरीत शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग जो एरिया की बात कर रहे हैं यहां पर वो कोऑर्डिनेट के बेसिस पे कर रहे हैं, है ना, साइड के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। हम लोग ये जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट के बेसिस पर उसके एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो निकाल लिया। अब बात करते हैं कि अगर हमको कोई भी बहुभुज दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो बात करेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन के बारे में, यानी बहुभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। ठीक है, मान लो कि जो बहुभुज आपको दिया गया है उसके शीर्षों के निर्देशांक कुछ इस तरह से हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 डैश डैश कहां तक, n तक। जो बहुभुज आपके सामने है उसमें n निर्देशांक है, n शीर्ष हैं, n भुजाएं हैं, तो उनके निर्देशांक ये हो गए। ठीक है, मान लो n कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने आपको जो चतुर्भुज वाले में बताया था सेम वही है, आगे 1/2 लगा देना। अभी क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, x1 y2 माइनस y1 x2। ठीक है, फिर प्लस लगाया, x2 y3 माइनस y2 x3, फिर प्लस, फिर x3 y4 माइनस y3 x4, और ऐसे डैश डैश आखिरी वाला जो आपको मिलेगा, आखिरी वाला आपको मिलेगा वो मिलेगा xn y1 माइनस yn x1। ये हो गया। अगर आपको त्रिभुज दिए गए हैं तो ये तीनों ले लोगे, आपका आंसर आएगा। चतुर्भुज दिया गया है तो इसके बाद एक और जो बनेगा पेयर उसको ले लोगे, आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया त्रिभुज चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में, फिर मैंने आपको बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाया। कोई भी बहुभुज दिया गया हो आप ऐसे उसका निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने चल रहा हूं जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, कोई भी बहुभुज दिया गया, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, कोई भी हो, उस मेथड से आप आराम से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, उस मेथड का नाम क्या है, स्टेयर मेथड या स्टायर मेथड। स्टेयर का मतलब होता सीढ़ी, सांप सीढ़ी है ना, सीढ़ी, घर में जो सीढ़ी लगी होती है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है, देखो एरिया निकालना है आपको, एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए आप 1/2 से आगे गुणा करोगे। ठीक है, अब मैं इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं, x1 x2 x3 x4 डैश डैश कहां तक, xn तक है, तो x1 x2 x3 x4 डैश डैश कहां तक, xn तक। ये मैंने x वाले कोऑर्डिनेट को लिख दिया, फिर y वाले को लिख दो, y1 y2 y3 y4 डैश डैश क्या, yn। हो गया, बन गई सीढ़ी। अब चढ़ाई कर देते हैं, कैसे, देखो एरिया निकालना है ना, एरिया ऊपर से x1 का मल्टीप्लाई करना x2 में, फिर x2 का मल्टीप्लाई करना y3 में, फिर x3 का मल्टीप्लाई करना y4 में, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। ठीक है, 1/2 है, तो जब x1 का y2 में मल्टीप्लाई किया तो आया x1 y2, फिर प्लस लगाएंगे, x2 का y3 में किया तो x2 y3, फिर प्लस लगाएंगे, फिर x3 का किया y4 में तो ये हो गया y4, ऐसे x4 का y5 में करेंगे। तो ये करते करते आपको जाना है, जितने निर्देशांक दिए रहेंगे वहां तक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हुए सबको जोड़ते हुए चले गए, जोड़ दिया, अब माइनस लगा देंगे, इन सबको एक साथ रखना है, माइनस लगाया, ब्रैकेट बनाया। अब क्या करेंगे, अभी तक ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किए थे, अब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो क्या आएगा, देखो x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3
प्लस डैश डैश, ऐसे जहां तक जितने भी निर्देशांक हमको दिए रहेंगे सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है। अच्छा यहां पर क्या है, यहां पर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है, लेकिन जब यहां पर नंबर्स होंगे ना 1 2 3 4 5 तो ये बहुत ही आराम से हो जाएगा, बहुत ही आसान लगता है मेथड, है ना। तो क्या करना है, स्टेयर मेथड में कुछ नहीं करना है, जो भी आपको कोऑर्डिनेट दिए गए एक्स वाले को एक लाइन में, वाई वाले को एक लाइन में कर लो। एक तो मैंने आपको सार्डिंग विधि बताया, डिटरमिनेंट मेथड बताया, जिसमें क्या करना है, एक्स वाले को रखना है, फिर वाई वाले को रखना है, फिर लास्ट में 1 1 को रखना है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल एक्स और वाई वाले को रखना है। ठीक है। पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ते हुए चले जाओ, फिर बीच में माइनस लगाना, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ते हुए चले जाओ। जो यहां पर आया है इसमें से इसको घटा लेना और 1/2 से गुणा कर देना, वही आपका क्या होगा, एरिया हो जाएगा। कोई भी हो, त्रिभुज होगा तो 3 कोऑर्डिनेट तक चलेंगे, चतुर्भुज होगा 4 तक चलेंगे, पंचभुज होगा 5 तक चलेंगे, खष्टभुज होगा 6 तक चलेंगे। ठीक है। जैसा हमको बहुभुज दिया रहेगा उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेयर मेथड यानी सीढ़ी तरीका, सीढ़ी मेथड, है ना। अब 2 छोटी बातें और है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है। देखो पहला पॉइंट ये है कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। अगर 3 बिंदु समरेखीय हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको 3 बिंदु समरेखीय दिखाना है तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आता है तो क्या होंगे, वो कोलिनियर होंगे, नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट में ऐसे देख लेते हैं, इफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 4 बिंदु कोलिनियर हैं देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी 0। अगर 4 बिंदु समरेखीय हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। ठीक है। मतलब कोई भी चतुर्भुज अगर आपको दिया गया है उसका क्षेत्रफल अगर आपने निकाल लिया 0 आ गया, तो कहने का मतलब यह है कि वो चारों के चारों बिंदु जो हो क्या है, समरेखीय है। ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। वैसे 3 बिंदुओं के लिए कोलिनियर का एक कंडीशन हम लोग और जानते हैं, वो क्या होता है, जैसे मान लो ए बी सी 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2, इसका है x3 y3। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ए बी निकाल लेना है, बी सी निकाल लेना है और ए सी या सी ए निकाल लेना है। ठीक है। अब अगर ये तीनों बिंदु समरेखीय हैं तो कंडीशन ये होगा कि किन्हीं भी दो भुजाओं को यानी ए बी या बी सी इन दोनों को जोड़ा तो ये तीसरे के बराबर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप ए बी और ए सी को जोड़ें, ए बी और ए सी को जोड़ें, ये बी सी के बराबर आए। ऐसा भी हो सकता है कि आप ए सी और बी सी को जोड़ें और ये ए बी के बराबर आए। मतलब यह है कि इन तीनों पार्ट्स में से, है ना, ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों में से किन्हीं 2 को जोड़ने पर अगर वो तीसरे के बराबर आता है तो हम कह देंगे कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, समरेखीय यानी कोलिनियर हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया बेसिकली एरिया के बारे में, ट्रायंगल का हो, क्वाड्रिलेटरल का हो या पॉलीगन का हो, और खास तौर पे ये मेथड हम लोगों ने सीखा। इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा आप, है ना। चाहे ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल का निकाल रहे हो, किसी का भी निकालना है, इस मेथड से आप आराम से निकाल सकते हैं। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और यहाँ पर जब नंबर्स दिए होंगे तो हम आराम से इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इसमें हम लोगों ने बेसिक बातें की हैं। ठीक है। अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुझाव अपना देते रहिए, जैसा भी सुझाव चाहिए, कोई टॉपिक पढ़ना है आपको, पहले किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रोज नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।